हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MK जॉब 02 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान अध्ययन की जो हमने सीरीज़ चला रखी है कक्षा 6 से 10 की बुक की। तो हमारे कक्षा 6 की जो किताब है उसका 3 चैप्टर हम आपको करा चुके हैं और आज है चौथा चैप्टर यानी कि चौथा अध्याय। और वह अध्याय है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। इस पाठ के अनुसार हम वही पढ़ेंगे जो इस पाठ में दिया हुआ है, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ध्येय है कि कक्षा 6 की जो बुक है हमारा राजस्थान, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, उसके अनुसार पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज बिना समय गवाए। इन 4 लाइनों में सब पढ़ने लायक कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, यानी कि राजस्थान में जो मानव था उसके प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, यानी क्या क्या काम करते थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। तो जिस स्थान या जिस जगह के बारे में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, यानी कि लिखित जो इतिहास है नहीं मिलता है, उसके बारे में जानने के लिए हमें क्या महत्वपूर्ण है, ये सभ्यता स्थल है, ठीक है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी, पत्थर के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं, ठीक है। तो हम इनसे पता लगा सकते हैं कि किस समय में कौन सी चीज़ प्रचलित थी और कौन सी नहीं। चूँकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया है। यानी कि जो प्राचीन समय में सबसे ज़्यादा प्रयोग में हुए थे वो क्या हुए थे, पत्थर के औजार, ठीक है। और उन पत्थर के औजारों को प्रयोग के आधार पर ही उसको क्या नाम दे दिया, प्रस्तर युग, ठीक है, स्टोन एज, ठीक है। तो अब नीचे देखते हैं। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था। तो जो प्रस्तर युग में मानव था वह अपनी आवश्यकताओं के लिए किसके उपयोग करता था, जानवरों का शिकार का, ठीक है, अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा और छुरा जैसे उपकरण बनाए। तो मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या, शिकार करना प्रारंभ किया या जंगलों से कंदमूल एकत्र करना, और उसने इनके लिए किसका उपयोग किया, कुल्हाड़ी, गंडासा और छुरा जैसे उपकरणों का, ठीक है। उसके बाद मानचित्र 4.1, अभी हम नीचे देखेंगे मानचित्र 4.1। देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्तर युग के वे उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेडच और चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रों में बहुतायत में मिले। यानी कि जो प्रस्तर युग के उपकरण हैं वह मुख्य रूप से बनास, गंभीरी, बेडच और चंबल नदियाँ हैं उनके आसपास या शैलाश्रों में बहुत अधिक मिले हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लौह युग के अवशेष प्राप्त हुए। अब जो प्रारंभिक समय था वह पाषाण काल था, जबकि उसके बाद जो उपयोग में आने लगा वो कौन सा, ताम्र युग, यानी कि तांबे के उपकरण अत्यधिक उपयोग में लाए जाने लगे, ठीक है। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया। तो मानव ने जैसे ही अपनी बुद्धि का विकास किया उसके बाद वो पत्थरों के औजार के अलावा तांबे को उपकरण बनाने लगा। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ जैसे क्षेत्रों से मिलते हैं। तो इस पाठ में हम इन 3 सभ्यताओं के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे, कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़। तो हम चित्र 4.1 देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से सभ्यता स्थल हैं, ठीक है। तो उत्तर की दिशा से देखते हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और बड़ा पोल, ये चारों स्थान कहाँ पर हैं, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। उसके बाद सोनारी जो स्थल है वो झुंझुनू में है, गणेश्वर सीकर में है, बैराट जयपुर में है, दर भरतपुर में है, नगर टोंक में है और रेड टोंक में है। रेड टोंक को तो टाटा नगर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद
नगरी जो सभ्यता स्थल है वह चित्तौड़गढ़ में, आहड़ सभ्यता स्थल उदयपुर में, और आहड़ को क्या आहटपुर या आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, और धूलकोट के नाम से भी आहड़ को जाना जाता है। ठीक है। गिलुंड राजसमंद में है, बागोर भीलवाड़ा में है, और तिलवाड़ा बाड़मेर में प्रमुख सभ्यता स्थल हैं। ठीक है। तो हम इस चैप्टर में अब पढ़ते हैं मुख्य सभ्यता स्थलों के बारे में। पहली है कालीबंगा। राजस्थान में द्वसदती और सरस्वती नदी के घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। तो जो कालीबंगा सभ्यता थी इसकी खोज पुराविद अमलानंद घोष जी ने की थी। उसने हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। तो जो कालीबंगा स्थल है वह कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। और वर्तमान में घग्गर नदी क्या है? मृत नदी, यानी कि नष्ट हो चुकी है, दिखाई कम देती नहीं देती। उसके बाद डॉक्टर बीबी लाल बी के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। तो उसके बाद सर्वप्रथम अमलानंद जी ने खुदाई की थी, उसके बाद बीबी लाल और बी के थापर जी ने यहाँ पर खुदाई की। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल के एक नगर मिला है। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कालीबंगा में कौन सी सभ्यता काल का एक नगर मिला? तो कौन सी का? सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का। ठीक है। जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी और ईंटों की नालियाँ बनाई जाती थी। किसकी? लकड़ी की और ईंटों की। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं। चबूतरे यानी चौतरे जो मकान के बाहर बना देते हैं ना, ओटे बोलते हैं जिसको, ओटे, वो जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई है। जिस प्रकार वर्तमान में जो यज्ञ हवन करते हैं वो अग्निकुंड बनाते हैं, उसी प्रकार होती है। संभवतः धार्मिक कार्य हेतु प्रयुक्त होती होंगी। दूसरे टीले के उत्खनन से एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सभ्यता के नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी जो नगर योजना है वो बिल्कुल हूबहू सिंधु सरस्वती सभ्यता के रूप में दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जुती हुई खेती कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि कालीबंगा से कौन कौन सी वस्तु हमें प्राप्त हुई हैं, तो आपको ध्यान सुनना है। खुदाई में हमें यहाँ पे गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत के कंगा, मिट्टी के बर्तन, तो यहाँ पर हमें दर्पण, हाथी दांत कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई है। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता है इसके नष्ट होने का प्रमुख कारण था क्या? पानी की कमी। ठीक है। अगली हमारी सभ्यता है आहड़ या आघाटपुर। ठीक है। यह उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? तो कौन सी है? आहड़ सभ्यता। यह बस्ती पहले ताम्रवर्ती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने के नाम से इसका नाम ताम्रवर्ती सभ्यता पड़ा। ठीक है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाने जाना लगा। तो जो 10वीं और 11वीं शताब्दी थी उसमें इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ से जो प्राप्त हुए प्रमुख हमें साधन व कुछ वस्तुएं सामग्री उनको देखते हैं। मकानों की दीवारें पत्थरों मिट्टी से बनी हुई, जिनकी छत बांस व केलू से बनी हुई होती है। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो बड़े कमरे थे उनको छोटे छोटे भागों में बांटकर बांस की पट्टियों के द्वारा बनाया गया है। मकानों में 4 से 6 चूल्हे, यानी कि एक मकान में 4 से 6 चूल्हे बनाए गए हैं, जो क्या संयुक्त परिवार का प्रमुख रूप दिखाई देता है, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं।
यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिले हैं। तो यहाँ से क्या मिले हैं? भट्टीनुमा चूल्हे मिले हैं। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। तो इन भट्टियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर तांबे का प्रमुख कार्य किया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृत भांड हाथ की सफाई अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूपबत्तियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ और 26 किस्म की मणियाँ, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मुहरे प्राप्त हुई हैं। तो आप इनको बार बार देखें जिससे आपको याद हो। तो आहड़ से क्या क्या? धूप दानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, 26 किस्म की मणियाँ, तांबे की मुद्रा और 3 मुहरें प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप के विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व, ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थानों में बस गए। तो इस सभ्यता के लोग कहाँ पर जाकर बस गए? गिलुंड और भगवानपुरा जैसे स्थानों पर। अगली हमारी सभ्यता है बालाथल सभ्यता। यह सभ्यता भी राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। तो आहड़ सभ्यता भी ताम्र संस्कृति से संबंधित थी और जो बालाथल सभ्यता है यह भी ताम्र संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए। तो यह कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कई कंपटीशनों में कि 11 कमरों के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले? तो कौन सी? बालाथल सभ्यता से। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे अलंकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी, यानी कि यहाँ पर लोग कृषि भी करते थे और उद्योग धंधों में भी संलग्न थे। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो बालाथल से प्रारंभ में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसके बाद लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोह गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ भुना हुआ वस्त्र हुआ, यानी कि यहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसको हाथ से बुनते थे बालाथल में। तो बालाथल सभ्यता में मुख्य रूप से क्या 11 कमरों का एक समूह मिला है और बुना हुआ वस्त्र मिला है, ठीक है। अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है, ठीक है, जो जयपुर संभाग से संबंधित है। गणेश्वर सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचय संस्कृति भी कहा जाता है। तो जो गणेश्वर सभ्यता है इसको कौन सी ताम्र संचय संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई, यानी कि विकसित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। तो जो पुरातत्वविद हैं वो मानते हैं कि जो खेतड़ी स्थान है वर्तमान में यहाँ से तांबा निकाला जा रहा है और प्राचीन समय भी यह तांबे का प्रमुख क्षेत्र रहा होगा। ताम्र उपकरणों में बाण, छेड़ियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलके, अंगूठियाँ आदि प्रमुख हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरावली, यानी कि पेचदार सिरावली जिस प्रकार मटकी होती है उसी प्रकार, ठीक है, और हेयर पिन होती है ना जो लड़कियाँ लगाती है, उसी के अनुसार यहाँ से इस प्रकार की पिनों के अवशेष मिले हैं। पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन भी मिले हैं। तो गणेश्वर से 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। पहला, हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन, ठीक है, हल्के लाल रंग के बर्तन। दूसरा है
लाल चिकनी मिट्टी, विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख थे। आहाड़ एवं गणेश्वर सभ्यता ताम्रकालीन सभ्यता ही थी। तो जो दो सभ्यताएं थी मुख्य रूप से कौन कौन सी, आहाड़ और गणेश्वर सभ्यता, यह ताम्रकालीन सभ्यता, जबकि बालाथल भी ताम्रकालीन भी है और लोहयुगीन भी है, ठीक है। किंतु इसके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहयुगीन इतिहास को जानने के लिए बैराट, सांभर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों का विवरण उल्लेखनीय है। तो जो लोहयुगीन सभ्यता है वो कौन कौन सी है, बैराट है, सांभर है, बागोर है और रेड है। ये भी ध्यान रखने योग्य चीज़ है, ठीक है। अगली सभ्यता है बैराट सभ्यता। थोड़ी क्लास बड़ी होगी तो घबराएं नहीं। जयपुर जिले में स्थित बैराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बैराट बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी, बीजक की डूंगरी और भीम डूंगरी। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। तो मत्स्य जनपद कौन सा है, जयपुर और अलवर के आसपास का क्षेत्र, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ, भाब्रू या बैराट शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। तो जो बैराट सभ्यता है यहाँ से क्या, अशोक के शिलालेख यानी कि भाब्रू और बैराट शिलालेख, बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं। तो कितनी मुद्राएं मिली हैं, 36, जिनमें से 8 मुद्राएं पंचमार्ग मुद्राएं थीं, जबकि 28 मुद्राएं यूनानी शासक से संबंधित थी, ठीक है। जिनमें 8 पंचमार्ग और 28 भारतीय यूनानी शासकों की थी। खुदाई में स्वास्तिक यानी कि सातिया, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह, अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। और हाथ से बना हुआ वस्त्र बालाथल सभ्यता में भी मिला था, ठीक है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा में, जो राजस्थान में अन्य जो सभ्यता स्थल है वो नीचे दे रखे हैं। भीलवाड़ा जिले की बागोर सभ्यता या ओजियाना सभ्यता, जयपुर जिले में सांबर सभ्यता, जोधपुर सभ्यता, टोंक जिले में नगर सभ्यता, रेड सभ्यता, चित्तौड़गढ़ में नगरी और भरतपुर में नौ सभ्यता, जालौर में भीनमाल सभ्यता, राजसमंद में पचमता सभ्यता और गिलुंड सभ्यता आदि स्थल पाषाण, ताम्रपाषाण, ताम्र लोहयुगीन संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो ये सभी स्थल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको ज़रूर देखें। और अपना जो 4th चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। प्रश्न देख लेते हैं, और मैं प्रश्नों की जो क्लास है वो आपको लास्ट में ज़रूर करवाऊँगा एक साथ में। अभी बस ऊपर के प्रश्न देखते हैं, बस एबीसीडी वाले। निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है, तो किस में, हनुमानगढ़ जिले में। अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से, बैराट, जयपुर से। उसके बाद खाली जगह, सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में एक खाली जगह से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं, तो कौन सी, गणेश्वर सभ्यता के, ठीक है, गणेश्वर। उसके बाद है आहाड़ बस्ती प्राचीन काल में नगरी के नाम से जानी जाती थी, तो कौन सी, आघाटपुर, ठीक है, आघाटपुर या धूलकोट। अगला प्रश्न है राजस्थान में किन्हीं 2 ताम्रपाषाणकालीन स्थलों के नाम बताइए, तो कौन कौन से, एक तो गणेश्वर सभ्यता और दूसरी आहाड़ सभ्यता, ठीक है। अगला प्रश्न है बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं, तो बालाथल सभ्यता कहाँ पर है, उदयपुर जिले से, ठीक है। आहाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो आहाड़ सभ्यता बेडच नदी के किनारे विकसित हुई, किसके, बेडच नदी के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल MK Job 02। धन्यवाद।